नमस्कार। डीडी राजस्थान के स्वास्थ्य कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्पिता माथुर। आज हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण स्वास्थ्य समस्या यानी कि टीबी पर चर्चा करने वाले हैं। टीबी एक संक्रामक बीमारी है जो मुख्य रूप से हमारे फेफड़ों को प्रभावित करती है। एक समय था जब टीबी को महामारी घोषित किया गया था, लेकिन आधुनिक समय में या यूं कह सकते हैं विज्ञान की प्रगति के बाद टीबी का इलाज पूर्णतः संभव है। बावजूद इसके आज भी पूरी दुनिया में विश्व भर में लाखों लोग टीबी से ग्रसित हैं। कारण है इसके प्रति जो जागरूकता है उसमें कमी, इसकी जानकारी का अभाव। और यही उद्देश्य है क्योंकि WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन हर साल 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे मनाता है, क्योंकि लोगों में जागरूकता की कमी और टीबी के प्रति फैली भ्रांतियों को कम करने के उद्देश्य से ये दिवस मनाया जाता है। आज का हमारा विषय भी यही है और हम इस विषय पे ज़्यादा जानकारी लेंगे हमारे रोग विशेषज्ञ से। हम स्वागत करते हैं हमारे विशेषज्ञ का। हमारे साथ हैं डॉक्टर आशीष कुमार सिंह, प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष श्वसन रोग विभाग से, SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर से, और इन्हें 11 साल से ज़्यादा का अनुभव है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका दूरदर्शन स्टूडियो में। डॉक्टर साहब से हम चर्चा करेंगे, लेकिन हम बता दें क्योंकि मेरा हमेशा ये निवेदन रहता है हमारे दर्शकों से, ये लाइव प्रोग्राम है, आधे घंटे का प्रोग्राम है और आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं इस समस्या से, कोई भी आप सवाल करना चाहते हैं, हमारे डॉक्टर साहब से कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें तुरंत कॉल आप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0141270499, 014127040098 और लगातार हमारा नंबर जो है आपके टीवी स्क्रीन पर स्क्रॉल होता रहेगा, तो तुरंत हमसे आप जुड़ सकते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे की हम बात करते हैं। आज मनाया जा रहा है 24 मार्च को। क्या महत्व है, क्यों ज़रूरत है इसकी, और अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो भारत में क्या स्थिति और प्रासंगिकता है इसकी? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि 24 मार्च को ही वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे क्यों मनाया जाता है। जी। 24 मार्च 1882 के दिन सर रॉबर्ट कॉच, जो एक महान वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये घोषणा करी कि टीबी का बैक्टीरिया की खोज कर ली गई है। इसलिए उस दिन से प्रत्येक वर्ष पूरे विश्व में वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे 24 मार्च के दिन मनाया जाता है। अब पूरे विश्व के लगभग 1/4 केसेस यानी कि 25% केस टीबी के भारत देश में पाए जाते हैं। जी। तो इस स्थिति में ये और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस दिन को मनाएं अपने देश में और लोगों को जागरूक करें इस बीमारी के बारे में। इस दिन कई जगह नुक्कड़ नाटकों द्वारा तथा स्कूल कॉलेजेस में CMEs होती हैं जी। और कई जगह डॉक्टर भी संगोष्ठियां करते हैं जिसमें नई दवाइयां जो पाइपलाइन में उनके बारे में डिस्कशन होता है, कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं बीमारी को, इसके बारे में चर्चाएं होती हैं। और नुक्कड़ नाटक जो होते हैं और स्कूलों में जो CMEs होती हैं उसमें टीबी किस तरह से फैलती है, किस तरह से इसकी जांच की जा सकती है और कैसा इसका इलाज होता है, इस बारे में आमजन को जागरूक किया जाता है तथा इसके लक्षण और दुष्प्रभाव टीबी के, इसके बारे में भी उनको बताया जाता है। बिल्कुल। भारत की स्थिति की अगर बात भी करते हैं, क्योंकि मेरा ये भी सवाल था, भारत में क्या स्थिति है अभी टीबी की? जैसे मैंने बताया लगभग 25% केस पूरे विश्व के भारत में है। अच्छा। और साथ ही साथ क्योंकि जनसंख्या भारत की बहुत ज़्यादा है और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस वक्त भारत चीन से भी ज़्यादा जनसंख्या में हो गया है। और भारत की भौगोलिक स्थिति भी थोड़ी अलग है और देशों की तुलना में। कहीं पे पहाड़ हैं, कहीं रेगिस्तान है। दूसरा, हमारे देश में आज भी काफ़ी गरीबी है और लोगों में जागरूकता की कमी है। इसलिए हमें हर साल मनाने की ये ज़रूरत पड़ती है और लोगों को जागरूक करने की। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अगर टीबी की हम बात करते हैं तो टीबी एक्चुअली में क्या है, हम ये जानना चाहते हैं किस कारण से ये होती है हमारी बॉडी में, और सबसे ज़्यादा जहाँ तक हम सुन रहे हैं कि ये फेफड़ों को प्रभावित करती है। क्या कुछ फेफड़ों के अलावा भी कई ऑर्गन में ये पाई जाती है? देखिए, टीबी मुख्य रूप से एक बैक्टीरिया के द्वारा होती है जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा ट्यूबरक्लोसिस। जी। ये जो टीबी का रोगी होता है, अगर वो खांसता है, छींकता है या ज़ोर से बोलता है जी। तो सांस के साथ जो सूक्ष्म कण निकलते हैं जिसमें टीबी का बैक्टीरिया होता है, कोई दूसरा व्यक्ति अगर उसको सांस के साथ उसके अंदर चले जाते हैं तो उनको टीबी का रिस्क रहता है, मतलब उनको हो सकती है टीबी। अब आपने सही कहा, मुख्य रूप से लगभग 80% टीबी के केस में
फेफड़े यानी लंग्स ही इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा शरीर का ऐसा कोई अंग नहीं है जिसमें टीबी ना हो सके। किसी भी अंग की टीबी हो सकती है। और मेडिकल साइंस में बताया गया है कि नाखून, दांत और बाल, इसके अलावा किसी भी शरीर के अंग की टीबी हो सकती है। अच्छा, मतलब ये जो भ्रांति फैली हुई है लोगों में कि टीबी सिर्फ फेफड़ों में ही होती है, ये गलत है, क्योंकि जागरूकता बहुत ज़रूरी है। लोगों में जागरूकता की कमी के चलते लोग नहीं समझ पाते हैं कि टीबी फेफड़ों के अलावा और भी ऑर्गन्स में हो सकती है। आपका जो सवाल है सारा वो इम्यूनिटी का ज़्यादा रहता है। सर, टीबी में हम अगर बात करते हैं सिम्टम्स की, लोगों को नहीं पता होता है। जैसे अगर मुझे कोई भी टीबी की बीमारी है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे टीबी है, क्योंकि सिम्टम्स इसके, अगर बेसिक सिम्टम्स की बात करें, क्योंकि आपने बोला लंग्स के अलावा बाकी जगह भी ये पाई जाती है, तो बेसिक सिम्टम्स सबकी अगर हम बात करें तो क्या क्या रहते हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। मुख्य रूप से लोग यही सोचते हैं कि टीबी फेफड़े की ही है। अब मैं आपको लक्षण बताता हूँ। जो शुरुआती लक्षण है, बुखार आना जी। बुखार मुख्य तौर से शाम के टाइम आता है। हल्का बुखार होता है, थकावट होती है, रात को पसीने आते हैं। 2 हफ्ते की से अधिक की खांसी अगर होती है मरीज़ को, व्यक्ति को, भूख का कम लगना या भूख बंद हो जाना, वजन का कम होना, छाती में दर्द होना, बलगम का बनना या बलगम में खून आना, ये मुख्य रूप से लक्षण हैं फेफड़े की टीबी के। अब शरीर के, जैसे मैंने कहा, किसी भी अंग की टीबी हो सकती है। उदाहरण के तौर पे अगर किसी को दिमाग की टीबी है तो उस व्यक्ति को खांसी और बलगम और मुंह से खून तो नहीं आएगा, इसके अलावा जो मैंने लक्षण बताया वो रहेंगे। साथ में सर में दर्द होना, चक्कर आना, बेहोशी आना या दौरे पड़ना या उल्टियां होना, इस तरह के लक्षण आ सकते हैं। अगर पेशेंट को आंतों की टीबी है तो उसके वो दस्त लगना, पेट में दर्द होना, भूख कम होना, ये हो सकता है। साथ ही साथ जोड़ों की टीबी भी होती है, इसमें जोड़ों में दर्द होना, सूजन आना, ये हो सकता है। मतलब ये बेसिक लक्षण हैं और सिम्टम्स हैं जो समझना बहुत ज़रूरी है। और हमारे दर्शकों को भी मैं यही बोलना चाहूँगी कि डॉक्टर साहब ने जो भी सिम्टम्स बताए हैं, लक्षण बताए हैं, अगर आपको उनमें से कोई भी लक्षण होता है तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर परामर्श करें। आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब। ऐसा माना जाता है टीबी एक संक्रामक बीमारी है, तो क्या सभी प्रकार की टीबी संक्रामक होती है? जैसे कि आपने टीबी के टाइप जो बताए हैं, तो सभी प्रकार की टीबी संक्रामक होती है? जी नहीं, संक्रामक सिर्फ लंग्स की यानी फेफड़े की टीबी ही होती है। क्योंकि ऐसे ही मरीज़ को खांसी और छींकें और इस तरह की दिक्कतें रहती हैं और वो दूसरे व्यक्ति को संक्रामित कर सकता है। बाकी जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी हैं, जैसे दिमाग की टीबी हुई, पेट की हुई, आंतों की हुई, हड्डियों की हुई, ये संक्रामक नहीं होती। अच्छा, एक सवाल मेरा यह है, क्योंकि आपने बताया कि जो लोग इम्यूनिटी जिनकी कम होती है उनमें टीबी का ज़्यादा रिस्क रहता है, लेकिन अगर हम बात करें बाकी ओवरऑल, तो किन लोगों में रिस्क फैक्टर ज़्यादा पाया जाता है? क्योंकि आज के समय में पेशेंट डायबिटीज़ के भी बहुत पाए जा रहे हैं। अगर कैंसर पेशेंट्स की बात करें, उन सब में इम्यूनिटी का एक चक्कर है, तो क्या उनमें भी टीबी का रिस्क फैक्टर ज़्यादा रहता है? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे जो मेल नरिश्ड हैं, कुपोषित लोग जी, उनमें कैंसर पेशेंट हैं और डायबिटिक्स हैं, या जो इनकी लिवर किडनी की डिजीज़ है, या जो डायलिसिस पर हैं जी, या किसी को लंबे समय से स्टेरॉइड ले रहे हैं, इन लोगों की इम्यूनिटी कम रहती है। साथ ही साथ जैसे प्रेग्नेंट औरतें, छोटे बच्चे जी, और वृद्धजन जिनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है, या HIV का कोई मरीज़ है, अच्छा, इन लोगों की इम्यूनिटी कम रहती है। और जब इम्यूनिटी कम होगी तो वो कोई भी इन्फेक्शन उनको लग सकता है। अच्छा। और हमारे देश में सबसे बड़ा रिस्क ही टीबी होने का है। अच्छा। तो टीबी होने की संभावना ऐसे मरीजों को बहुत ज़्यादा रहती है। अभी आपने बात की, छोटे बच्चों की भी बात करी है, लेकिन कई बार लोग सोचते हैं ना कि छोटे बच्चों में टीबी हो ही नहीं सकती है, तो बड़े जो स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, उनमें ज़्यादा होती है। तो छोटे बच्चों में अगर टीबी होती है तो मैं चाहूँगी कि हमारे जो पेरेंट्स हमें देख रहे हैं तो उनको ये बताया जाए किस तरीके से उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। देखिए, छोटे बच्चों की इम्यूनिटी वैसे भी वीक रहती है, तो उनको बचाने का सबसे अच्छा तरीका यह है, एक तो उनको पौष्टिक आहार दें सबसे पहले तो, क्योंकि आजकल ये देखा गया है कि बच्चे ज़्यादातर चिप्स और फास्ट फूड पर ही ज़्यादा उनका रहता है। इससे एक तो उनकी इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती, और अगर बचपन से ही इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी तो आगे चल के और इन्फेक्शन उनको लग सकता है। और परिवार में अगर कोई बीमार है, चाहे टीबी हो या कोई भी इन्फेक्शन हो, ऐसे छोटे बच्चों को उनसे दूर रखना चाहिए। अच्छा। क्योंकि
उनकी इम्यूनिटी बहुत कम रहती है, तो कोई भी किसी भी प्रकार का बाकी लोगों से कम रहती है। जैसे वृद्ध जनों में भी थोड़ा कंपैरेटिवली कम होती है, प्रेग्नेंट लेडीज़ में भी कम होती है, तो उनको ध्यान रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब, क्या टीबी जो है पूरी तरह से ठीक हो सकती है? क्योंकि एक मिथ ये रहता है कि लोग क्या करते हैं ना कि दवाई ले लेते हैं और थोड़े टाइम बाद दवाई को बंद कर देते हैं, ये सोचते हैं कि दवाई से ठीक हो गए, हम 1 महीने में ठीक हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वापस क्या वो टीबी रीजनरेट हो सकती है? जी बिल्कुल, टीबी दोबारा हो सकती है और ये पूरी तरह से ठीक होने वाली बीमारी है जी। इलाज से पहले सबसे पहली चीज़ है, अगर कोई व्यक्ति जिसको जो मैंने लक्षण बताए इस तरह के कोई भी लक्षण आते हैं जी। तो नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाके अपनी जांच कराए। कई बार लोग संकोच भी करते हैं और उन्हें लगता है कि झिझकते हैं जाने से, तो ऐसे में परिवार वालों का ये दायित्व बनता है कि वो लेकर जाएं मरीज़ को और उसकी जांच कराएं। और अगर उसमें टीबी आ जाता है जांच में तो जितना जल्दी हो सके उसकी दवा शुरू करें, क्योंकि अगर मरीज़ दवा देर से लेता है या नहीं लेता है तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक मरीज़ पूरे साल भर में कम से कम 10 से 15 नए लोगों को टीबी की बीमारी फैला सकता है। तो इसलिए जितना जल्दी जांच हो सके और जितना जल्दी इलाज शुरू हो सके ये हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। साथ ही साथ अगर मरीज़ को इलाज के दौरान कोई दिक्कत आती है तो उसे अपने नज़दीकी चिकित्सक को जाके दिखाना चाहिए, दवा छोड़नी नहीं चाहिए। दवा बंद करने का निर्णय चिकित्सक पे छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल, और जो लोग बीच में ही दवा बंद कर रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि 1 महीने में हम ठीक हो जाएंगे, उनके लिए एक एडवाइस है हमारे सर की कि आप कंटिन्यू दवा रखें और अपना मेडिकेशन जो अपना जो कोर्स है उसे पूरा करें, उससे पहले दवा बंद नहीं करें। डॉक्टर साहब आगे बढ़ते हैं, आपने जाँच की भी बात की है, तो हम जानना चाहते हैं कौन कौन सी जाँचें की जाती है टीबी के लिए, और खास करके जो फेफड़ों की टीबी होती है जो ज़्यादा तौर पर फैली हुई है, उनके लिए कौन कौन सी जाँच की जाती है? देखिए, हमारे देश में टीबी का एक एलिमिनेशन प्रोग्राम चल रहा है सन 1962 से 1962 से, जिसमें समय समय पर कुछ नई चीज़ें ऐड करी जाती हैं, जो नई जांचें या नई चीज़ें जो भी डेवलप होती हैं। और इसमें सबसे पहले यह है कि किसी बीमार व्यक्ति को नज़दीकी प्राथमिक केंद्र पे लेके जाएं, जहां पर सरकार द्वारा निःशुल्क बलगम की जांच की जाती है और एक्सरे भी हो सकता है और उससे टीबी के बारे में पता चल जाता है। साथ ही एक ट्रूनाट जांच है जो लगभग हर सीएचसी या जिला अस्पताल पे उपलब्ध है सरकार के द्वारा, जिसकी जांच भी निःशुल्क होती है, जिसमें हमें ये पता चलता है कि टीबी सामान्य प्रकार की है जो कि ड्रग सेंसिटिव टीबी है या फिर अगली स्टेज की है एमडीआर या ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, तो उसके हिसाब से उसका इलाज शुरू हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि आपने बात की है कि लगातार जो सरकारी दवाइयाँ और जो भी प्राइवेट मेडिसिन हैं वो भी दी जा रही हैं लोगों को, और टीबी के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपका हमारा निवेदन है आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयों पर ध्यान दीजिए, अपनी जो हेल्थ है उस पर ध्यान दीजिए, और आसपास जो भी परामर्श केंद्र जैसे कि डॉक्टर साहब ने बोला उस पर जाकर जाँच करवा सकते हैं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब, अगर हम बात करते हैं, जैसे आपने बोला कि इलाज, तो इलाज के पहले और इलाज के बाद की अगर हम बात करते हैं तो किस तरह की हमारी जो आजकल की जो लाइफस्टाइल जो बदल रही है, तो उसको लेके किस तरीके से हमारी जीवन शैली में बदलाव करने की ज़रूरत है ताकि हम इस बीमारी से पहले ही बचाव कर सकें? देखिए, सबसे पहले तो पौष्टिक आहार लेना चाहिए सबको, और साथ ही साथ टाइमली लेना चाहिए, अंतराल बहुत ज़्यादा नहीं होना। इलाज से पहले की जो पहले ही हम पहले की बात कर रहा हूं। कई बार जैसे कई केस आए हैं जिनको बाद में टीबी हुई है, जब हम उनसे हिस्ट्री लेते हैं, पूछते हैं, तो वो कहते हैं कि हमने सुबह तो नाश्ता कर लिया और उसके बाद हम रात को घर जाके ही करते हैं। पूरा दिन वो भूखे रहते हैं। ऐसे में बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो आप थोड़े थोड़े अंतराल पे पौष्टिक आहार लें और तंबाकू का और अल्कोहल के सेवन से बचें, इससे बहुत दुष्प्रभाव पड़ते हैं शरीर पर। साथ ही साथ आजकल एक नया ट्रेंड है जंक फूड्स का, इनसे आप दूरी बना के रखें, और कोई भी व्यक्ति अगर आपके आसपास बीमार है उससे दूर रहें और उसका इलाज करवाएं।
जी बिल्कुल डॉक्टर साहब ने जैसा कि बोला है, एडवाइस की है आपको, वैसा ही आप मानिए। और इलाज से पहले की अगर हम बात करें, अपनी जीवन शैली में थोड़ा सा बदलाव करने की बहुत ज़रूरत है, और इलाज के बाद क्या करना है उसके बारे में भी हम डॉक्टर साहब से चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे दर्शकों को बता दें, क्योंकि लाइव प्रोग्राम चल रहा है और कुछ ही समय हमारे पास शेष है, और हमारा नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहा है, तो तुरंत हमें कॉल करके आप सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, इलाज से पहले जो आपने बताया है जीवन शैली में बदलाव कैसे किया जा सकता है, खासकर युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी है, जो लोग अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं, स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं आज के समय में। इलाज होने के बाद की किस तरीके से रिकवरी की जाए और किस तरीके से बदलाव किया जाए उसमें? देखिए, एक तो इलाज के दौरान भी पौष्टिक आहार का सेवन करना है जी। कई मरीज़ हैं जो या तो जागरूकता के अभाव में या फिर उनको आदत ही पड़ चुकी है, वो कहने के बाद भी तंबाकू और अल्कोहल का सेवन बंद नहीं करते। ऐसे में बीमारी और बढ़ जाती है, तो ये बंद ही करना है। और इलाज के बाद भी ऐसा नहीं है कि एक बार आपका पूरा इलाज हो गया तो टीबी दोबारा नहीं हो सकती, दोबारा भी हो सकती है अगर आपने वापस वही जीवन शैली अपना ली। तो आपको हमेशा पौष्टिक आहार का ही इस्तेमाल करना है और अल्कोहल और तंबाकू के सेवन से बचना है। बिल्कुल, अल्कोहल और तंबाकू के सेवन से बचना है, खास करके हमारे युवाओं को। और जो मरीज़ हैं, वो टीबी के जो मरीज़ हैं, वो अल्कोहल और तंबाकू का सेवन ज़्यादा करते हैं, उनको ध्यान रखने की बेहद ज़रूरत है। और आगे हम ये पूछना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब, आजकल मेडिकल साइंस ने इतनी प्रगति कर ली है, काफ़ी डेवलपमेंट हो रहे हैं मेडिकल साइंस में। मेडिसिन की बात करें, वैक्सीन की बात करें, तो टीबी के लिए किस तरीके से वैक्सीन और मेडिसिन पर भी काम चल रहा है और क्या कुछ हो सकता है आगे? देखिए, अभी पूरे विश्व में वैक्सीन्स पर भी काम चल रहा है और नई दवाइयों पर भी काफ़ी रिसर्च चल रही है, जो ट्रायल्स के अलग अलग फेजेस में है। एक BCG की वैक्सीन है जो पैदा होने के ही तुरंत बाद बच्चों को दी जाती है, उस पर भी रिसर्च चल रही है कि क्या इसका इस्तेमाल हम टीबी के मरीज़ों में कर सकते हैं बचाव के लिए। और अभी लगभग फाइनल स्टेज में ही है, एक दवा के कॉम्बिनेशन का ट्रायल अमेरिका में चल रहा है। अच्छा। जिसके काफ़ी अच्छे परिणाम आए हैं, जिसमें जो अभी 6 महीने का इलाज है उसमें 4 महीने का इलाज दिया जा रहा है। अच्छा। और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। तो होपफुली आने वाले समय में भारत में ये दवा का कॉम्बिनेशन उपलब्ध होगा और साथ में वैक्सीन उपलब्ध होगी, तो हम और अच्छी तरह से टीबी पे कंट्रोल कर पाएंगे। जी, अगर हम महिलाओं की बात करते हैं, तो महिलाओं में भी क्या रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा रहता है? क्योंकि हमारी जो महिलाएं हैं, घरेलू, खासकर कि घरेलू महिलाएं, अपनी सेहत पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाती हैं। खांसी हो रही है, दवाई ले ली या फिर कफ सिरप ले लिया और काम चल गया, और वही रोज़मर्रा के जीवन में लग जाती हैं। तो क्या महिलाओं में भी रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है? प्रेग्नेंट लेडीज़ के अलावा जो आम जो हमारी महिलाएँ, उनके लिए हम बात कर रहे हैं। जी, महिलाओं में रिस्क फैक्टर तो देखिए बराबर ही हैं, लेकिन अच्छा। महिलाओं का अनफॉर्चुनेटली हमारे समाज में मतलब ये है कि ध्यान कम दिया जाता है। जी। या तो ध्यान कम दिया जाता है, या महिलाओं को खुद भी लगता है कि रोज़मर्रा के घर के काम से अगर उनको थोड़ा बहुत भी कुछ दिक्कत होती है तो उन्हें लगता है कि मैंने काम ज़्यादा कर लिया तो इसलिए थकान हो रही है। ऐसे में कई बार ये भी होता है कि उनकी बीमारी काफ़ी बढ़ जाती है, तो उनको टाइमली अपना चेकअप कराना चाहिए। और मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ कि महिलाओं में, जैसे मैंने टीबी, फेफड़े की टीबी की बात करी, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनकी टीबी हमारे देश में कई लोगों में, बहुत से लोगों में पाई जाती है, और एक बहुत बड़ा कारण है बच्चों का ना होना। अच्छा। तो इसलिए महिलाओं को टाइमली जाकर अपना टेस्ट कराना चाहिए अगर थोड़ी सी भी उन्हें दिक्कत लगे। मतलब आप कह रहे हैं कि टीबी जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे भी इफेक्ट करती है महिलाओं के, ताकि वो डिलीवरी जो है उनकी बहुत हार्मफुल हो सकती है, या फिर वो इनफर्टिलिटी बच्चे भी हो सकती है। अच्छा, ये बहुत बड़ा अभी हमें पता चली है, और मैं चाहती हूँ कि हमारे जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो भी जागरूक हों इसके प्रति, और समय रहता है इलाज ज़रूर करें। आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब, कि अगर हम बात कर रहे हैं टीबी की, टीबी में एक एक्टिव टीबी भी होती है, एक नम टीबी होती है, जिसके बारे में पता नहीं चलता है कि हमें हो रही है नहीं हो रही है, जैसे कि आपने सिम्टम्स बताए थे। एक्टिव टीबी की अगर हम बात करते हैं और नम टीबी की हम बात करते हैं, तो कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे और कैसे लोगों को पता चलेगा कि हमें एक्टिव टीबी और हमें डॉक्टर के पास जाना है? जो लक्षण मैंने आपको बताया, यही लक्षण आएंगे एक्टिव टीबी में। खांसी होगी और वजन कम होगा, बुखार होगा, शाम के टाइम रात के टाइम पसीने आएंगे, हल्का बुखार, थकान, बदन का टूटना, छाती में दर्द होना, एक्टिव टीबी के यही। और दूसरी जो टीबी हमने बताई, जैसे नम टीबी, जिनको पता ही नहीं चलता है कि हमें ये सिम्टम्स हैं या कुछ है, तो वो उसमें तो ये है कि अगर
अगर उनको थोड़े बहुत तो सिम्टम्स आएंगे ही, ऐसा नहीं है कि या तो वो ध्यान नहीं देते, जैसे मान लीजिए शुरुआत में ना तो खांसी होगी ना बुखार होगा जी, जिसको हम कहते हैं अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। बिल्कुल सर। डॉक्टर साहब हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं फ़ोन लाइन पर, उनसे बात कर लेते हैं और उनका सवाल हम ले लेते हैं। हेलो। हेलो मैम, नमस्कार। नमस्ते, क्या नाम है आपका और उम्र क्या है और अपना सवाल कीजिए। मैम मेरा नाम राकेश है, जी मैं लड़ी साइड की रहता हूँ। जी मैम मेरा ये सवाल है कि टीबी की खांसी को हम कैसे पहचान सकते हैं जी और इसके लिए कहाँ जांच करवा सकते हैं? जी। वो मतलब टीबी की खांसी को कैसे पहचानें, क्योंकि खांसी बहुत तरीके की होती है आजकल लोगों में, छोटी सी ठंडा खा लेंगे और खांसी हो जाएगी, तो वही पूछ रहे हैं कैसे पहचानें कि ये टीबी की ही खांसी और कहाँ चेकअप किया जाए इसका। देखिए, खांसी से आप ये पता नहीं लगा सकते टीबी की है या वायरल इन्फेक्शन की है। जी 2 हफ्ते से अगर अधिक समय तक खांसी चल रही है जी तो ये एक संभावना हो सकती है कि यह टीबी है। तो ऐसे में नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर आप अपनी जांच करा सकते हैं बलगम की। अगर बलगम नहीं आ रहा है तो एक्सरे करा के भी ये पता किया जा सकता है, और अगर उनमें आती है तो दवा शुरू हो जाएगी टीबी की, और अगर टीबी नहीं है तो फिर वायरल ब्रोंकाइटिस या और कोई बीमारी है उसका इलाज होगा। बिल्कुल, मैं आशा करती हूँ कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। जो भी डॉक्टर साहब ने बोला उसे फॉलो कीजिए। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करते हैं रूरल एरियाज़ की, ग्रामीण इलाकों में, और अर्बन एरियाज़ की, तो क्या आप देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं कि वहाँ ज़्यादा टीबी पाई जाती है या अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा पाई जाती है, और कैसे उसको एनवायरनमेंट जो होता है, हमारा जो माहौल होता है, उसका कितना बड़ा इफेक्ट होता है? देखिए, पहले ये माना जाता था कि टीबी जो है ये ग्रामीण इलाके की बीमारी है, शहरों की बीमारी नहीं है। अच्छा। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, जो अब देखने में आ रहा है कि ग्रामीण से ये शहरी इलाकों में ज़्यादा होने लगी है। जी। वजह यह है कि एक तो वेंटिलेशन, हाँ, गांव एसी में ज़्यादा रहने जैसे लगे गांव हैं में लोग। वेंटिलेशन की अच्छी सुविधा रहती है, तो ऐसे में जो बैक्टीरिया का लोड है हवा में वो डाइल्यूट हो जाता है। जी। अब बात करते हैं शहरों की। शहरों में आजकल ऑफिसेज सब एयर कंडीशनड हैं, तो अगर कोई एक मरीज़ भी, किसी को टीबी भी हो गई और वो खांस रहा है, तो वो अपने साथ और लोगों को भी इन्फेक्ट कर रहा है, क्योंकि वेंटिलेशन तो है नहीं। तो ऐसे में तो वो बैक्टीरिया उसी रूम में कंसंट्रेटेड होता है होता और वो बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में या तो वहाँ पर वेंटिलेशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, और वैसे इसमें दिक्कत आती है तो सबसे अच्छी चीज़ तो यही है कि अगर किसी व्यक्ति को टीबी है तो उसको वर्क प्लेस पर ही या तो उसको मास्क पहने और उसको एक सेपरेट अलग से कोई कमरा दे सकते हैं जहाँ पर वो अपना काम कर सके। अच्छा। और ये तो है अगर किसी को टीबी है। अगर किसी को वैसे ही और खांसी वगैरह चल रही है तो उसका जांच कराया जाए। बिल्कुल, और ग्रामीण इलाकों में तो टीबी के चांसेस कम होते हैं क्योंकि वो नेचुरल एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो बैक्टीरिया डेवलप होने के चांस कम हो जाते रहते हैं। लेकिन साथ में जो कफ एटिकेट्स हैं, यानी लोगों को इधर उधर थूकना भी नहीं चाहिए, मुंह कवर रखना चाहिए, क्योंकि वेंटिलेशन से तो आप एक लिमिट तक ही बच सकते हैं, लेकिन उसमें भी अगर लोग ऐसे ही खांसेंगे और जगह जगह थूकेंगे तो इन्फेक्शन का चांस बढ़ता है, क्योंकि एक संक्रामक बीमारी है, संक्रमण कैसे भी फैल सकता है, वो किसी भी तरीके से फैल सकता है। डॉक्टर साहब, अभी आपने चर्चा की जैसे अर्बन एरियाज़ की बात करी है, क्या आपके पास भी ऐसे कोई केसेस आते हैं, क्योंकि आपको 11 साल से ज़्यादा का अनुभव है, क्या कोई ऐसा अलग हटके कोई केस आया हो जिसके बारे में आप बताना चाहें अभी हमें? कोई ऐसा एक्सपीरियंस, कोई अनुभव? जैसे मैंने अभी आपको वर्क प्लेस का ही कहा, ऐसा ही एक पेशेंट एक बार आया था जी। तब उससे जब मैंने पूछा था कि ये काम क्या करते हो। अच्छा। क्योंकि ऑक्यूपेशन हमारी फील्ड में काफ़ी उससे हमें क्लू मिल जाते हैं डिजीज़ का। तो उसने ये कहा कि मैं एक बीपीओ कंपनी में काम करता हूँ और मेरी नाइट और की शिफ्ट रहती है जी। तो उसका एक डायरेनल जो सुबह और रात का जो है पूरी साइकिल उसकी बिगड़ी हुई थी, टाइम से वो खाना खाता नहीं था। अच्छा। तो उससे उसकी बॉडी इम्यूनिटी कम हुई, और फिर ज़्यादा इंक्वायरी करने पर पता चला कि शाम को वो रात को जगने के लिए कॉफ़ी ऑर्डर करता था, तो जो उसका हेल्पर था वहाँ पर वो उसके लिए कॉफ़ी बना के लाता था और उसको खांसी थी। अच्छा। फिर बाद में पता चला और पूछने पे तो उसने बताया पेशेंट ने कि उस हेल्पर के बाद में टीबी निकली। तो इसलिए वर्क प्लेस पर भी इन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, हेमराज जी हमारे साथ हैं। हेलो। नमस्ते। नमस्ते, क्या उम्र है आपकी और अपना सवाल कीजिए। मैम 30 years old, हेमराज फ्रॉम दौसा। जी, सवाल क्या है? जी। 1.5 महीने से करीब मेरे को फीवर रहता है, हल्का हल्का हाई ग्रेड फीवर नहीं रहता है, और 15 दिन से खांसी है,
और कफ में ब्लीडिंग नहीं रहती, लेकिन नाक जब साफ करता हूँ तो हल्की ब्लीडिंग लगती है मेरे को। ब्लीडिंग होती है हल्की? हल्की लगती है महसूस, वैसे रेगुलर फ्लो नहीं होता, बट साफ करता हूँ तो उसमें लगता है। नाक से ब्लीडिंग होती है और 15 दिन से उनको खांसी और हल्का फीवर भी रहता है, तो पूछ रहे हैं किस तरीके से ट्रीट किया जाए। तो सबसे पहले तो ये लक्षण तो टीबी जैसे ही हैं जो इनके अच्छा। बताए हैं, क्योंकि 2 हफ्ते से ज़्यादा की खांसी हाँ। और फीवर 1-1.5 महीने से है। तो सबसे पहले तो ये नज़दीकी जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे जांच कराएं, ताकि टीबी अगर है तो पता चल जाए। और नाक से जो ब्लड इनके आ रहा है, हाँ। उसके लिए एक बार इनको अपना एक तो बीपी चेक कराएं। अच्छा। और दूसरा जो अपने नाक कान गले के विशेषज्ञ ENT वाले, उनको एक बार दिखाएं। बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने जैसा बोला है उससे ज़रूर आप फॉलो कीजिए और इग्नोर मत कीजिए प्लीज़। और डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें आम लोगों की, अगर हम बात करते हैं टीबी को लेके, कई बार क्या है ना, बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ, मिथ फैले हुए होते हैं, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि वो कौन कौन से मिथ हैं जो लोगों में, आम लोगों में खास करके टीबी के प्रति फैले हुए हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। आम भ्रांति ये है कि हमें टीबी नहीं हो सकती जी। कि हम तो जो गरीब तबके के लोग हैं या जो साफ सफाई नहीं रखते हैं, ये उन्हीं की बीमारी है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। टीबी किसी को भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि कोई अमीर है, गरीब है, कोई साफ़ सुथरा रह रहा है तो उसको नहीं होगी। दूसरी चीज़, टीबी लोग ये मानते हैं सिर्फ फेफड़े की है और किसी अंग की टीबी नहीं हो सकती। तो मैं कहना चाहूँगा कि किसी भी अंग की टीबी हो सकती है, और एक बार टीबी होने के बाद दोबारा भी हो सकती है टीबी, अगर बॉडी की इम्यूनिटी ठीक नहीं है, क्योंकि लोग ये भी मानते हैं कि हमें दोबारा टीबी नहीं हो सकती जी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आज भी हमारे समाज में, पहले से कुछ कम तो हुआ है, लेकिन आज भी टीबी को एक स्टिग्मा की तरह माना जाता है। अच्छा। कि उसको किसी मरीज से टीबी के हमने हाथ मिला लिया, उससे बात कर ली तो उससे टीबी हो जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, हाथ मिलाने से, बात करने से नहीं होती टीबी। हाँ, बस एक डिस्टेंस बना के आप बात करें और टीबी का मरीज अपना मुंह कवर करे, मास्क पहने और बात कर सकता है, ऐसे टीबी नहीं फैलती। बिल्कुल, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जागरूकता से ज़्यादा है ना, इन मिथ पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्योंकि समय की कमी है तो हम आखिरी सवाल आपसे लेते हैं कि टीबी से बचाव के लिए किस तरीके से जो टिप्स है और जो लीगल गाइडलाइंस हैं वो फॉलो की जाए, हर जो तबके के, हर उम्र के जो लोग हैं उनको। जी, सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा, पौष्टिक खाने का जी लें, समय से खाना खाएं, नशे से दूर रहें। कोई अगर बीमार है आपके परिवार में तो उसको नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पे दिखाएं, और अगर टीबी उसके हो गई है तो पूरा ट्रीटमेंट उसका कराएं, वो बीच में रोके नहीं ट्रीटमेंट। और कोई भी दिक्कत आती है तो अपने चिकित्सक को दिखाएं, और चिकित्सक के कहने के बाद ही अपनी दवा रोकें। साथ ही साथ अगर परिवार में जैसे किसी को टीबी है तो छोटे बच्चे या कोई जैसे डायबिटीज़ के मरीज़ हो गए या कोई वृद्ध जन हो गए, उनको उनसे थोड़ा दूर रखें, दूरी बना के रखें। और जो व्यक्ति का जो कमरा है टीबी के मरीज़ के, उसमें वेंटिलेशन रहे, ताकि वो टीबी का बैक्टीरिया की कंसंट्रेशन वहाँ नहीं बढ़े और सनलाइट वहाँ आए। जी बिल्कुल, बहुत खूब डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों से शेयर की, क्योंकि टीबी के बारे में जितनी भी भ्रांतियां फैली हुई है और जागरूकता की कमी है उसको आपने आज दूर किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दर्शकों से मेरा हमेशा की जैसे निवेदन रहता है, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया होता है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। डॉक्टर साहब ने जो भी टिप्स और गाइडलाइंस आपको बताई है उन्हें फॉलो कीजिए। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण नज़र आते हैं तो सबसे पहले अपने नज़दीकी परामर्श केंद्र जाएँ और अपने जाँच कराएँ, चाहे वो कोई से भी हो, फेफड़ों की हो या टीबी किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, तो तुरंत जाके जांच कराएं और अपने सेहत का ख्याल रखिए। उसके साथ देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। नमस्कार।